कोई डाउट है कल तक? एंट्री, कस्टमर की एंट्री, देखो उसमें बिल डिस्काउंटेड का अमाउंट दे रखा है अपने को। बिल डिस्काउंटेड पूरा आएगा और उसमें डिस्काउंट का अमाउंट दे रखा है, तो डिफरेंस जो है ना उसमें किस में चला जाएगा, कस्टमर में, डिस्काउंट में, और दोनों का जो बैलेंसिंग फिगर है वो कस्टमर है। क्वेश्चन ने क्या मांगा था, शायद अकाउंट ही मांगे उसने, तो लेजर बना तो। रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड में किसी को कोई भी डाउट है? नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे आप लोग, RBI's prudential norms। नया हेडिंग है इसका। देखो अपना फर्स्ट टॉपिक क्या था, रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड, वो अपना कंप्लीट हो चुका है। सेकंड टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, इसके अंदर बैंकिंग कंपनी में RBI's प्रूडेंशियल नॉर्म्स। इसमें कितने पॉइंट लिखवाए थे मैंने आपको? 3 पॉइंट लिखवाए थे। फर्स्ट पॉइंट क्या था अपना, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स। इसमें लिखेंगे आप, बैंक हैव टू classify their advances into following categories। इसमें लिखेंगे फिर परफॉर्मिंग एसेट्स ऑब्लिक स्टैंडर्ड एसेट। एंड सेकंड लिखेंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। कितने पार्ट में क्लासिफाई करते हैं शुरू में, परफॉर्मिंग एसेट या नॉन परफॉर्मिंग एसेट।
अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, फिर ये फर्दर क्लासीफाई हो जाती है अपनी सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट्स, एंड लास्ट लिखेंगे लॉस एसेट। परफॉर्मिंग एंड फिर क्या है नॉन परफॉर्मिंग, और नॉन परफॉर्मिंग में कितने पार्ट है अपने, सब स्टैंडर्ड होगी या तो, या क्या होगी डाउटफुल होगी, या क्या होगी लॉस एसेट्स, लॉस एसेट्स। नोट हो गया सबका। अब आप लिखेंगे सबसे पहले परफॉर्मिंग या स्टैंडर्ड एसेट्स। इसमें लिखेंगे इट इज वन परफॉर्मिंग एसेट में लिखेंगे इट इज वन which does not it is one which does not carry normal risk for realization। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा अपन ने, बैंक जब किसी को पर्सन को क्या देती है, लोन देती है, तो बैंक के लिए वो पॉइंट क्या रहेगा, एसेट या लायबिलिटी। आज मैंने बैंक से लोन लिया तो मेरे लिए तो क्या है वो, बट बैंक के पॉइंट से सोचना है, क्योंकि अपन अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं, बैंकिंग कंपनी की, तो खुद को हमेशा इस चैप्टर में बैंक मानते हुए प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो बैंक ने जब किसी पर्सन को लोन दिया तो वो बैंक के लिए क्या हो गई है, एसेट हो गई है। अब एसेट का क्लासिफिकेशन अपन देख रहे हैं, तो कितने पार्ट में बताया मैंने स्टार्टिंग में, दो पार्ट में, या तो क्या होगी वो परफॉर्मिंग एसेट होगी या क्या होगी नॉन परफॉर्मिंग। फिर नॉन परफॉर्मिंग आगे आकर फर्दर थ्री पार्ट में क्लासीफाई है, एक तो क्या है अपना सब स्टैंडर्ड है, सेकंड क्या है, और लास्ट क्या है लॉस एसेट्स। ठीक है, अब अपन ने सबसे पहले स्टार्ट करा परफॉर्मिंग एसेट। तो परफॉर्मिंग एसेट का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर कोई पैसा रिकवर होने में बैंक को कोई भी टेंशन नहीं है। ठीक है, मतलब बैंक को ये उम्मीद है कि ये पैसा पूरा का पूरा रिकवर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्लासिफिकेशन अपन क्यों कर रहे हैं, इसमें मैंने आपको एक पॉइंट और लिखवाया था प्रोविजनिंग नॉर्म्स के नाम से। ठीक है, तो असेट्स के ऊपर अपन क्या बनाते हैं, फिर प्रोविजन बनाएंगे। ठीक है, इस अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन आया था वो भी किसके ऊपर था, प्रोविजन के ऊपर ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो पहले अपन को असेट का क्लासिफिकेशन समझना पड़ेगा कि असेट्स का क्लासिफिकेशन किस तरह से होता है, और उसके बाद में क्या होगा, उनके ऊपर प्रोविजन बनाया जाएगा।
अब सिंपल सी बात है, जहाँ पर टेंशन कम है, जहाँ पर रिस्क कम है, वहाँ पर प्रोविजन का अमाउंट भी क्या होगा, कम होगा, और जहाँ पर रिस्क ज़्यादा है वहाँ पर प्रोविजन का अमाउंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर है पॉइंट? तो परफॉर्मिंग एसेट का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर बैंक को पैसा रिकवर करने में कोई भी टेंशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे सेकंड, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट इसमें लिखेंगे वेयर इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट of principal remains overdue for more than 90 days. Where interest or installment of principal remains overdue for more than 90 days will be treated as non-performing asset. शॉर्ट में लिख देंगे एनपी। इसका मतलब क्या है, या तो इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट। ठीक है, कितने दिन से ज़्यादा के लिए ओवरड्यू हो जाती है मेरी 90 डेज की, तब वो जाकर क्लासिफिकेशन कौन सी कैटेगरी में होगा, मेरा नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, जैसे आज सपोज करो बैंक ने किसी पर्सन ने बैंक से लोन लिया, तो क्या वो आज ही नॉन परफॉर्मिंग एसेट में क्लासीफाई हो जाएगी? क्या आज ही क्लासीफाई नहीं होगी। कितने दिन तक वेट होगा? 90 डेज तक। तो 90 डेज तक उसका वेट करेंगे। अगर 90 डेज तक भी उसका इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट किसी का भी पेमेंट पेंडिंग है, तब जाकर वो कौन सी कैटेगरी में चली जाएगी, मेरी नॉन परफॉर्मिंग एसेट में चली जाएगी। ठीक है, और सबसे बड़ी बैंकों की समस्या भी यही है, लोन ले लिया लेकिन रीपे नहीं करना। ठीक है, अभी अपन बात कर रहे हैं एडवांस की, जो टर्म लोन की पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि सारा अपने कंटेंट में नहीं है। लोन तो बहुत टाइप के होंगे, एग्रीकल्चर लोन भी है, बट वो सारा यहाँ पर कवर नहीं है। ठीक है, कोई डाउट है इसका एनपीए समझने में? नेक्स्ट लिखेंगे आप। इसके बाद में नॉन परफॉर्मिंग एसेट अपनी बन चुकी है। इसके बाद में नॉन परफॉर्मिंग एसेट होने के बाद में फिर फर्दर कितना पार्ट में क्लासिफिकेशन था मेरा? 3 पार्ट में। सबसे पहला कौन सा था? सब। तो नेक्स्ट लिखें आप लोग सब स्टैंडर्ड एसेट्स। इसमें लिखो सब स्टैंडर्ड एसेट इज वन कंटिन्यू करें। सब स्टैंडर्ड एसेट इज वन which has been
classified as NPA for a period not exceeding 12 months, for a period not exceeding 12 months। ठीक, सबसे पहले अपन ने क्या बनाया, एनपीए बनाया। एनपीए कब बनेगा अपना, क्या 90 डेज के ऊपर बन जाएगा या 91 वाले दिन बनेगा मेरा, 91 वाले दिन। उसके बाद में भी सामने वाली पार्टी की इच्छा नहीं है कि बैंक का पैसा रीपे करने की, तब आकर वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, सब स्टैंडर्ड में आ जाएगा। क्योंकि देखो 90 डेज तक तो नॉर्मल रहेगा, 91वां डेट आते ही क्या हो गया, वो एनपीए हो गया। और फिर भी पार्टी पे नहीं करने की सोच रही है, तो कितने दिन तक रह सकते हैं अपन सब स्टैंडर्ड के अंदर, 12 महीने तक रह सकते हैं। अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ तो 3 महीने, 90 डेज मतलब फॉर एग्जाम्पल एक बार ले रहा हूँ मैं, कितने महीने, 3 महीने। और उसके बाद में सब स्टैंडर्ड में कितने दिन तक रह सकता हूं मैं, 12 महीने। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एडवांस ओवरड्यू हुआ, उसके 15 महीने के टाइम पीरियड तक अपन कौन सी कैटेगरी में रहेंगे, सब स्टैंडर्ड। क्योंकि 3 महीने में तो क्या होगा, 91वें दिन तो आकर क्या बनता मेरा, एनपीए बनेगा। और उसके बाद में कितने दिन रह सकता हूँ सब स्टैंडर्ड में, 12 महीने तक। ठीक है, फिर मकान बदलना पड़ेगा। तो नेक्स्ट लिखेंगे, क्योंकि देखो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि टेंशन बैंक की क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, रिस्क बढ़ती जा रही है, तो प्रोविजन का अमाउंट भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ये वाले, हाँ, ये क्यों ऐड करे मैंने, क्योंकि देखो आज मान लो सपोज करो कि मैंने 1 अप्रैल 22 को किसी पर्सन ने बैंक से लोन लिया, तो क्या इसी दिन वो एनपीए बन चुका है क्या, नहीं। कितने दिन तक रहेगा वो, 90 डेज। तो मैंने यहाँ पर 91 को फॉर एग्जांपल लिखा, कितना, 3 मंथ्स लिखा। ठीक है, तो 3 महीने बाद में आकर तो वो क्या बनेगा मेरा, एनपीए बनेगा। और फिर भी पेमेंट नहीं हो रहा है, तो आकर वो कितने दिन तक रह सकते हैं सब स्टैंडर्ड में, 12 महीने तक। क्लियर। नेक्स्ट लिखेंगे, सब स्टैंडर्ड के बाद में कौन सी लिखवाई थी मैंने, डाउटफुल एसेट्स। तो लिखेंगे डाउटफुल एसेट्स। अब देखो 12 महीने तक सब स्टैंडर्ड में रह लिया, तो उसके बाद में ऑटोमेटिक में कौन सी कैटेगरी में आ जाऊंगा, सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में आ जाऊंगा, अगर मैं रीपे नहीं कर रहा हूं तो। क्लियर है। तो लिखेंगे नेक्स्ट, सब स्टैंडर्ड एसेट, इसमें लिखे, सॉरी डाउटफुल एसेट्स लिखे, एसेट हैज, डाउटफुल एसेट में लिखे, एसेट हैज remains in assets has remains in substandard category for 12 months। ठीक है, सेम कैसे हुआ देखो, वहां पर मैंने क्या लिखवाया था, नॉट एक्सीडिंग 12 मंथ्स लिखवाया था। ठीक है, मतलब 12 महीने यहाँ पर एनपीए होने के बाद में 12 महीने तक रहूंगा, तो कौन सी कैटेगरी में रहूंगा, सब स्टैंडर्ड। सब स्टैंडर्ड में 12 महीने रह लिया, फिर मकान बदलना पड़ेगा, अगली कैटेगरी में आ जाए। टेंशन बैंक की क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। विजय माल्या ने रीपे कर दिया क्या, कितने ही ऐसे हैं, सबसे बड़ी टेंशन ही किसकी है, बैंक की, एनपीए की टेंशन, रिकवर नहीं हो पाता पैसा। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखेंगे, सब स्टैंडर्ड हो गया, उसके बाद में कौन सा लिखवाया मैंने, डाउटफुल। तो डाउटफुल का क्या मतलब बताया कि 12 महीने अगर अपन कहाँ रह लिए हैं सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में, तो ऑटोमेटिक कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, फिर डाउटफुल के अंदर ट्रांसफर। और लास्ट लिखेंगे लॉस एसेट्स।
इसमें लिखिए a loss asset, a loss asset is one where loss has been identified, where loss has been identified internal or external auditor, where loss has been identified by internal or external auditor. लिख लिया? तो लॉस एसेट क्या है? जब ऑडिटर को लग जाता है कि अब ये पैसा नहीं आएगा, तो वो कौन सी कैटेगरी में आ चुका है? लॉस, मतलब ये पैसा गया। कौन से में? नहीं, एनपी होने के बाद में वो जाता है ना, नोटिस वगैरह जाते हैं, रिमाइंडर जाते हैं कि आपका पेमेंट ओवरड्यू होता जा रहा है। ठीक है, कोई डाउट है इसका क्लासिफिकेशन समझने में? एक बार पूरा पॉइंट मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। असेट्स का क्लासिफिकेशन कितने पार्ट में बताया? एडवांस का 2 पार्ट में। एक कौन सा था मेरा? परफॉर्मिंग एसेट या स्टैंडर्ड एसेट। सेकंड कौन सा था मेरा? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। परफॉर्मिंग एसेट का मतलब क्या होता है? कि जहां पर बैंक को रियलाइजेशन के अंदर कोई भी टेंशन नहीं है। ठीक है। सेकंड बताया मैंने एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब क्या बताया था? जहां पर इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट किसका? प्रिंसिपल का कितने दिन से ज़्यादा ओवरड्यू हो रहा है मेरा? 90 डेज से ज़्यादा ओवरड्यू हो रहा है, तो बैंक को कौन सी कैटेगरी में क्लासीफाई करेगा? उसको सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में, सॉरी एनपीए में क्लासीफाई करेगा। ठीक है। अब पेमेंट आता नहीं है बैंक के पास में, तो आगे फर्दर क्लासिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले कौन सी कैटेगरी आ गई? सब स्टैंडर्ड। सब स्टैंडर्ड का मतलब क्या? कितने दिन रह सकते हैं यहाँ पर? आराम से 12 महीने रह सकते हैं। 12 महीने रह लिया, फिर मकान बदलना पड़ेगा, फिर अपन अगली कैटेगरी में आ जाएंगे। वो कौन सी है? डाउटफुल की। अब देखो, डाउटफुल के अंदर मैंने कोई टाइम पीरियड लिखवाया है क्या आपको? क्योंकि बैंक के अंदर कोई भी इसका डाउटफुल का टाइम पीरियड नहीं दे रखा अपने को। मैंने क्या लिखवाया? देखो, 12 महीने यहाँ रहने के बाद में, उसके बाद की कैटेगरी है। ठीक है, तो सब स्टैंडर्ड हो गया। उसके बाद में क्या था? डाउटफुल था। तो डाउटफुल मतलब यहाँ 12 महीने रह लिया, ऑटोमेटिक कौन सी कैटेगरी में पहुंच जाऊंगा? फिर डाउटफुल। और लास्ट क्या लिखवाया था? लॉस एसेट। लॉस एसेट का क्या मतलब बताया? कि जहाँ पर बैंक के जो इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर है, उनको लग गया कि अब ये पैसा नहीं आने वाला है, तो वो कौन सी कैटेगरी में जाएगा? लॉस एसेट। कोई भी डाउट है इस पूरे पॉइंट के अंदर? क्लियर है? सीक्वेंस यही रहेगा। गया पी&एल में ऑलरेडी जो अपना प्रोविजन है, बस वो एक्चुअल में बेड हो गया बस। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे फिर इसका आरबीआई प्रूडेंशियल नॉर्म्स में सेकंड। इनकम रिकॉग्निशन, इसी के ऊपर क्वेश्चन था जून 23 में, इनकम रिकॉग्निशन के ऊपर। इसमें लिखेंगे एज पर आरबीआई गाइडलाइंस एज पर आरबीआई गाइडलाइंस, इनकम ऑन परफॉर्मिंग एसेट income on performing assets recognized
ऑन एक्रूअल बेसिस। परफॉर्मिंग एसेट्स की इनकम कौन से बेसिस पर रिकॉग्नाइज करनी है अपने को? अक्रूवल बेसिस पर। आगे लिखेंगे पैरा चेंज करके, इनकम ऑन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स recognized on cash basis। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि परफॉर्मिंग एसेट्स की इनकम है वो कौन से बेसिस पर रिकॉग्नाइज करता हूं मैं? अक्रूवल बेसिस पर। और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की इनकम है वो कौन से बेसिस पर? कैश बेसिस पर। क्लियर है? आसान सा पॉइंट है, कोई ज़्यादा नहीं है उसमें, क्योंकि क्वेश्चन आता है उसमें क्लियर आता है कि ये परफॉर्मिंग एसेट्स है, ये आपकी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है। कोई डाउट है इस पॉइंट के अंदर? आरबीआई प्रूडेंशियल नॉर्म्स में थर्ड पॉइंट क्या लिखवाया था मैंने? प्रोविजनिंग नॉर्म्स। ठीक है, प्रोविजनिंग नॉर्म्स में परसेंटेज है, वो परसेंटेज आपको क्या करने पड़ेंगे? ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में अमाउंट आएगा, कैटेगरी आएगी कि ये आपका परफॉर्मिंग एसेट्स है, ये सब स्टैंडर्ड है, ये डाउटफुल है। ठीक है, तो उनका ऊपर आपको क्या कैलकुलेट करना रहेगा? प्रोविजन कैलकुलेट करना रहेगा। ठीक है, तो थर्ड हेडिंग लिखेंगे आप, थर्ड हेडिंग लिखो प्रोविजंस फॉर loans and advances। अब देखो, जहां अपनी रिस्क ज्यादा है वहां पर प्रोविजन का परसेंटेज भी क्या होगा? ज्यादा होगा। और जहां पर मेरी रिस्क कम है वहां पर प्रोविजन का परसेंटेज भी क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे इसमें स्टैंडर्ड एसेट। इसमें प्रोविजन बनता है 0.4%। 0.4%। लिख लिया? सेकंड लिखो सब स्टैंडर्ड एसेट। इसमें दो करेंगे, सिक्योर्ड एंड बी लिखेंगे अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। तो सिक्योर्ड में लिखेंगे आप 15% और अनसिक्योर्ड में लिखेंगे आप 25%। लिख लिया? स्टैंडर्ड एसेट के ऊपर कितना है? 0.4%। सब स्टैंडर्ड के ऊपर कितना है? सिक्योर्ड है तो कितना है? 15%। अनसिक्योर्ड है तो कितना है? 20। थर्ड लिखेंगे डाउटफुल एसेट्स।
इसके ब्रैकेट में लिखेंगे सिक्योर्ड पोर्शन, इसमें ए करके लिखेंगे अप टू 1 ईयर, अप टू 1 ईयर 25%। सेकेंड लिखेंगे मोर देन 1 एंड अप टू 3 years। इसमें बनता है 40%। एंड लास्ट लिखेंगे मोर देन 3 years। इसमें बन जाएगा 100%। ठीक है। डाउटफुल में अगर 1 साल तक है तो कितना है 25। 1 साल से ज़्यादा लेकिन 3 साल के बीच में है तो कितना है 40%। और 3 से ज़्यादा हो गया तो कितना है, ठीक। तो डाउटफुल असेट्स में सिक्योर्ड है, फिर आप लिखें डाउटफुल में अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड इसमें बनता है 100%। ठीक है, नहीं सब क्या अनसिक्योर्ड। एंड लास्ट कौन सा बचा अपना लॉस असेट्स, उस पर लिख लो 100%। क्लियर है। अब नीचे एक अजम्पशन लिख लेंगे आप लोग, एक नोट करके लिख लो। इसमें लिखो इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, इफ क्वेश्चन इज हुआ पहले ही लेकिन इफ क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, if question is silent regarding secured or unsecured, then always assume advance is secured। ठीक है। अगर क्वेश्चन चुपचाप ही आया है, ठीक है, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड कुछ भी नहीं बोल रहा है, तो ऑलवेज अपने को क्या अज्यूम करना है, सिक्योर्ड। कोई भी डाउट है पूरे पॉइंट के अंदर, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके न्यूमेरिकल करेंगे। एक बार मैं 5 मिनट लगा कर ये पूरा टॉपिक एक बार आपको समअप करवा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुन लेना एक बार। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, आरबीआई प्रूडेंशियल नॉर्म्स अपना हेडिंग था, उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या था अपना, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स में मैंने कितने पार्ट बताई, 2 पार्ट, स्टैंडर्ड एसेट और परफॉर्मिंग एसेट या स्टैंडर्ड एसेट, और सेकंड क्या बताया था, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। स्टैंडर्ड एसेट का क्या मतलब था, जहां पर बैंक को पैसा रिकवर करने में कोई भी टेंशन नहीं होती है, ठीक है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट का क्या मतलब बताया था, जहां पर इंटरेस्ट या प्रिंसिपल
कितने दिन से ज़्यादा के लिए ओवरड्यू है, मोर देन 90 डेज के लिए है, तो वो क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इसके बाद में पॉइंट आया था अपना सब स्टैंडर्ड एसेट। एनपीए बनने के बाद में भी अगर पे नहीं हो रहा है 12 महीने तक, वो कौन सी कैटेगरी में रहेगा, अपना सब स्टैंडर्ड एसेट की कैटेगरी में रहेगा। उसके बाद में क्या आया था, डाउटफुल एसेट्स। डाउटफुल एसेट्स का मतलब क्या था, 12 महीने कहाँ रह लिए, सब स्टैंडर्ड, तो फिर बढ़िया मकान ले लेते हैं, कौन सी कैटेगरी में आ गए, डाउटफुल एसेट्स की कैटेगरी। और लास्ट क्या था मेरा, लॉस एसेट्स। उसका क्या मतलब बताया था, जहाँ पर ऑडिटर बोल देता है कि अब ये पैसा नहीं आने वाला है, तो कौन सी कैटेगरी हो गई है, वो लॉस एसेट्स। क्लियर है पूरा पॉइंट। सेकंड हेडिंग आया था अपना क्या, इनकम रिकॉग्निशन। तो इनकम रिकॉग्निशन में दो बातें बताई मैंने कि परफॉर्मिंग एसेट या स्टैंडर्ड एसेट की इनकम मैं कौन से बेसिस पर रिकॉग्नाइज करूंगा, अक्रूवल बेसिस पर। और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की इनकम कौन से बेसिस पर रिकॉग्नाइज करूंगा, कैश बेसिस पर। क्लियर है। लास्ट पॉइंट आया था इसके अंदर अपना प्रोविजनिंग की नॉर्म्स की, कितना परसेंट प्रोविजन बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया स्टैंडर्ड एसेट्स के ऊपर कितना बनता है, 0.4%। इसके बाद में आया था अपना सब स्टैंडर्ड। सब स्टैंडर्ड में कितनी कैटेगरी थी, दो, एक था सिक्योर्ड और सेकंड क्या था, अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड पर कितना बताया, 15% और अनसिक्योर्ड पर 25%। इसके बाद में आया था मैं डाउटफुल एसेट्स के ऊपर, वहाँ पर भी दो कैटेगरी थी, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। यहाँ पर टाइमिंग के हिसाब से बनता है, ठीक है। तो डाउटफुल अगर 1 साल तक है, अप टू 1 ईयर है, तो कितना परसेंट है, 25। 1 साल से ज़्यादा लेकिन 3 साल तक है तो 40%, और 3 से भी ज़्यादा हो गए हैं तो कितना है, 100%। और अगर डाउटफुल मेरा अनसिक्योर्ड है तो कितना है, 100%। लॉस एसेट्स के ऊपर कितना है, 100%। ये अपना पूरा पॉइंट। कोई भी डाउट है यहाँ तक, तो इतना पॉइंट आप लोग पढ़कर आएंगे, फिर अपन इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करें।